आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटा टाइप्स होता क्या है। तो मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं और उस प्रोग्राम में जो भी आपने डेटा यूज़ किया है वो डेटा किस टाइप का है, वो एक स्ट्रिंग है या कोई नंबर है या कोई बूलियन वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। यानी कि जो आप डेटा यूज़ कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, डेटा का टाइप क्या है, उसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप है उसको दो पार्ट में डिवाइड करें, पहला प्रिमिटिव और दूसरा कॉम्प्लेक्स, तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसके अंतर्गत स्ट्रिंग डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप और अनडिफाइंड डेटा टाइप, ये आपके 4 प्रकार के डेटा टाइप आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। तो ऐसे डेटा टाइप या ऐसे डेटा जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर एक वैल्यू को ही कंटेन कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और ये आपके 4 प्रकार के होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। तो हमने यहाँ पर एक तरफ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और एक तरफ ब्राउज़र ओपन कर लिया है ताकि मैं आपको साथ साथ में आउटपुट भी दिखाता चलूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कोड अपना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है HTML एंड इसके बाद आप जानते हैं कि जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है उसे हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंतर्गत लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है स्क्रिप्ट एंड इसके बाद हम इसको यहाँ से जो भी कोड होगा, स्क्रिप्ट होगी जावा स्क्रिप्ट, वो हम यहाँ पर लिखेंगे इन टैग्स के अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया और आप जानते हैं कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए वायर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है ए, और मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग असाइन करता हूँ लाइक न्यू आइडियाज़ YT। गाइस, जो स्ट्रिंग होती है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। आप जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर मुझे इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो मुझे इसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस फंक्शन का यूज़ करना होगा, और ये फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है और मैं यहाँ पर एक आर्गुमेंट दैट इज़ ए पास कर देता हूँ क्योंकि मुझे ए की वैल्यू को प्रिंट करना है। देन इसके बाद मैं इस का पाथ कॉपी कर लेता हूँ और मैं ब्राउज़र पर इसको पेस्ट करके रन करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे लिख के आ चुका है न्यू आइडियाज़ YT। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिख के आ चुका है न्यू आइडियाज़ YT। अगर मुझे ये चेक करना है कि जो वेरिएबल ए है उसका डेटा टाइप कैसा है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन या हम बोल सकते हैं एक मेथड उसका यूज़ करूँगा दैट इज़ टाइप ऑफ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है टाइप ऑफ, और हमने यहाँ पर ए को पास कर दिया है। और मैं चूँकि मुझे यहाँ पर जो ए वेरिएबल का टाइप है उसे मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को डॉक्यूमेंट फंक्शन के अंदर लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ से टाइप ऑफ ए प्रिंट कर दिया है। इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लिख के आ चुका है क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा YT स्ट्रिंग, जबकि ये YT स्ट्रिंग नहीं है, YT ये है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक गैप भी ऐड कर देता हूँ, यानी कि जो भी इसके बाद लाइन आएगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो मैं इसके लिए यहाँ पर एक टैग दैट इज़ BR इसका यूज़ कर लेता हूँ। सेव करने के बाद उसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे लिख के आ चुका है न्यू आइडियाज़ YT, और जो वेरिएबल ए है उसका टाइप कैसा है, स्ट्रिंग। तो आपको यहाँ से पहला डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप ये आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस, एक बात और मैंने आपको बताई भी है अभी कि आप जो कंटेंट होता है, जो स्ट्रिंग होती है, उसे आप सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर पुटअप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इसका भी प्रीव्यू दिखाता हूँ ताकि आपके मन में कोई भी संदेह ना रह जाए। तो आप यहाँ देखेंगे अब भी यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग ही है, इसमें कोई एरर नहीं है। जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज़ नंबर डेटा टाइप। तो आप जानते हैं कि जो वेरिएबल रहेगा वो नंबर को कंटेन करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल है न्यू आइडियाज़ YT, मैं इसकी जगह पर क्या करता हूँ, कोई नंबर स्टोर करता हूँ। ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई नंबर इनपुट करते हैं तो आप उसे डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखते हैं, बल्कि डायरेक्ट लिखते हैं।
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 45। आप कहेंगे जो 45 है ये एक इंटीजर नंबर है तो इसका डेटा टाइप इंटीजर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे लिख के आ चुका है 45। 45 क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल ए था उसको हमने यहाँ से प्रिंट कराया है एंड इसके बाद हमने यहाँ से लिखा टाइप ऑफ ए, तो यहाँ पर लिख के आ चुका है नंबर। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40.5, तो आप कहेंगे ये जो नंबर है ये फ्लोट नंबर है, तो इस केस में यहाँ पर फ्लोट प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखेंगे जो नंबर है वो 45.5 है, लेकिन जो उसका डेटा टाइप है वो अभी भी नंबर है। कहने का मीन्स ये है कि जो जावा स्क्रिप्ट है उसमें इंटीजर या फिर फ्लोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर होता है, चाहे वो इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ से नंबर डेटा टाइप के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं दैट इज़ बुलियन डेटा टाइप। तो जो बुलियन डेटा टाइप होता है इसका जो ये आप इसकी सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। क्या होती है? या तो ट्रू या फिर फॉल्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा a = 4 और हमने यहाँ पर क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के पहले एक लिखा स्टेटमेंट। मैंने लिखा यहाँ पर एक वेरिएबल है उसका नाम क्या है x, और मैंने क्या किया इसके अंदर एक लिखा कंपैरिजन कराया। हमने लिखा कि जो वैल्यू a के पास है अगर वो बराबर है 4 के, तो आप यहाँ देखिए हमने यहाँ पर लिखा है a = 4। जो इक्वल है ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, यानी कि ये दो वेरिएबल या फिर ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करता है। तो जो 4 है वो क्या है, a नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पर रखेंगे अगर हम वैल्यू 4 रखें तो क्या 4 बराबर होता है 4 के, तो मालूम पड़ा हाँ, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई, सही हो गई। तो इस केस में जो x है उसके अंदर ट्रू असाइन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू को प्रिंट करूँ और मैं यहाँ से आपको टाइप ऑफ x दिखाऊँ, तो उस केस में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिख के आ चुका है, सॉरी यहाँ पे साथ सेव नहीं हुआ है अभी, तो Ctrl+S और यहाँ से इसको हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ देखिए लिख के आ चुका है ट्रू, और यहाँ पर लिख के आ चुका है जो इसका टाइप है वो कैसा है, बुलियन है। क्यों? क्योंकि जो a के पास है वो तो नंबर है, लेकिन जो x है उसके पास क्या आया हुआ है। जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो जो भी आउटपुट आएगा वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका बुलियन डेटा टाइप होता है वो वैल्यूज़ आपको कंडीशनल टेस्टिंग से ही आती हैं, जब भी आप कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि क्या जो वैल्यू a के अंदर है क्या वो बराबर है 3 के, तो इस केस में आप यहाँ देखेंगे कि जो a के पास है वो 4 है। क्या 4 बराबर है 3 के, तो मालूम पड़ा नहीं, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, गलत हो गई। तो इस केस में x के पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ से सेव किया और इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ देखेंगे लिख के आ चुका है फॉल्स, और यहाँ लिख के आ चुका है जो टाइप है वो कैसा है, बुलियन है। तो मुझे आशा है कि आपको बुलियन डेटा टाइप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इसकी सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू हैं, पहली है ट्रू और दूसरी है फॉल्स। जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज़ अनडिफाइंड। जो अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको आपने डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन आपने उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर a नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और हमने यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है और मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर a की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इस केस में आप यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मेरे यहाँ देता हूँ a और इसको मैं यहाँ से सेव किया और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश किया, तो यहाँ लिख के आ चुका है अनडिफाइंड और अनडिफाइंड। कहने का मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पर वेरिएबल लिखा है a, उसके अंदर आपने वैल्यू तो असाइन की नहीं, लेकिन आपने उसको यहाँ पर यूज़ किया है, आप उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे थे। तो इस केस में आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड होती है और उसका डेटा टाइप है वो भी कैसा है, अनडिफाइंड है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनडिफाइंड का रोल क्या होता है, अनडिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है। एक ऐसा वेरिएबल जिसको आपने डिक्लेयर तो कर दिया है लेकिन आपने उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो इस केस में आपको वो अनडिफाइंड प्रिंट करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में दैट इज़ कॉम्प्लेक्स, और इसके अंतर्गत आते हैं आपके दो, पहला आता है ऑब्जेक्ट और दूसरा आता है फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस के ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके आते हैं 3 डेटा। पहला होता है एरे, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट और तीसरा हो गया नल। कहने का मीन्स ये है कि ये आपके तीनों ही डेटा, चाहे वो एरे हो या फिर ऑब्जेक्ट हो या फिर नल हो, वो तीनों उनका डेटा टाइप कैसा है, ऑब्जेक्ट है।
तो चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एरेज के बारे में। तो एरेज क्या होता है? एक सिंगल वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एरे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक, वेरिएबल मैंने नाम रख दिया है ए। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर देखिए, जब भी आप मल्टीपल वैल्यू को कंटेन करते हैं तो आप क्या कुछ स्टेप्स लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ए इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए पहली वैल्यू है 4, दूसरी वैल्यू है 6, तीसरी वैल्यू है 78 और मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग भी असाइन कर दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया सत्यम। तो इस केस में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो वेरिएबल ए है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू हैं, यानी कि उसने एक ही टाइम पर कई सारी वैल्यू को कंटेन कर लिया है। अगर मैं इसको यहाँ से सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक एलिमेंट को प्रिंट कराया था, तो यहाँ पर 4, 6, 78 और सत्यम ये प्रिंट हो चुका है जो आपने यहाँ पर वैल्यू असाइन की थी। अगर हम बात करें इसके टाइप के बारे में तो आप यहाँ देखेंगे जिसका टाइप है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट है। जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि जो एरेज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और नल होते हैं, ये तीनों ही डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको एरे समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली वो कि अगर आप चाहें तो आपने यहाँ पर ए नाम के वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर दिया है, लेकिन आप चाहते हैं मुझे इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करना है बल्कि मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लिखना होगा। ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई एरे क्रिएट करते हैं तो जो उसकी इंडेक्सिंग होती है स्टार्ट किससे होती है? 0 से। यानी कि अगर हम बात करें तो ये आपका 0 इंडेक्स होगा, ये आपका पहला इंडेक्स, ये दूसरा इंडेक्स और ये तीसरा इंडेक्स। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो 0 से ही स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे दूसरे वाली एलिमेंट, मुझे यहाँ पर 6 की वैल्यू को प्रिंट करना है, मुझे सारे वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 को प्रिंट करना है। तो उस केस में यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक बगल में हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। देन इसके बाद चूँकि हमें 6 को प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसका इंडेक्स। तो 4 का क्या हो जाएगा? 0, 0 के बाद 1, यानी जो इसका इंडेक्स है वो क्या है? 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। इसको हमने सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश किया तो आप यहाँ देखेंगे लिख के आ चुका है 6। अगर मुझे यहाँ पर इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? तो 0, 1, 2 और 3, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3। तो इस केस में हमें यहाँ से स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो टाइप था वो ऑब्जेक्ट ही है। तो मुझे आशा है कि आपको एरे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज़ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है कि आप कोई डेटा क्रिएट कर रहे हैं और आप उस डेटा के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके की कोई शॉप है, आपकी कोई शॉप है, दुकान है और आपने वहाँ पर कोई गारमेंट की वस्तु आपके पास है, फॉर एग्जांपल कैप यानी टोपी है। जो कैप है उसका प्राइस भी होता है, उसका कलर भी होता है और उसकी कंपनी भी होती है। कहने का मतलब ये है आइटम तो एक है और वो आइटम क्या है? कैप, लेकिन उसकी कई सारी प्रॉपर्टी हैं। आप उसको एक कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो आप इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लिखना होगा। अगर आप बात करेंगे एरे के बारे में तो आप एरे के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन अगर बात आएगी ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई आइटम है जिसका नाम क्या है? कैप। मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है तो हम यहाँ पर लगाएंगे कौन सा ब्रैकेट? मंझला ब्रैकेट, ठीक है, हमने यहाँ लगाया। देन इसके बाद जिसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो हमने कहा जो कैप है और जो कैप है उसका कलर क्या है? तो कलर क्या है? एक की है। जो की है वो आपकी हमेशा स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया है कि जो कैप है उसमें जो उसकी जो प्रॉपर्टी कलर है वो कैसा है? वो है रेड। तो जो आप उसकी वैल्यू देंगे वो हमेशा देंगे डबल कोट्स के अंदर। तो अगर मैं आपको इस टर्म को एक्सप्लेन करूं तो जो कैप है वो एक ऑब्जेक्ट्स है, जबकि जो कलर है वो एक क्या है? की है। और जो आपने यहाँ पर दिया है रेड वो क्या है? वैल्यू है। और ये पूरी की पूरी क्या है? ये प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट की, यानी कि कैप की। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कैप का जो कलर है वो रेड है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी
दैट इज़ जो इसका प्राइस है, वो भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो प्राइस कॉलन डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर 500 रुपये, ठीक। देन इसके बाद हमने कहा कि जो कंपनी वो क्या है, वो एक की है। तो हमने कहा जो कंपनी है वो कंपनी है XYZ, ठीक। तो जो आपने यहाँ पर देखा है, तो कैप तो एक ही थी लेकिन उसकी यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी, किसी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कुछ इस टाइप से लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जो ऑब्जेक्ट है कैप, मुझे उसका कलर चेक करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैप डॉट कलर, कि मुझे कैप ऑब्जेक्ट का कलर शो कीजिए। तो इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया और इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया। तो आप यहाँ देखेंगे लिख के आ चुका है रेड, और यहाँ पर लिख के आ रहा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से ए की वैल्यू को प्रिंट कराया है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या करना है, कैप की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो हमने लिख दिया है कैप, इसको हमने यहाँ से सेव किया। देन इसके बाद आप यहाँ देखेंगे लिख के आ चुका है रेड और ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पर कंपनी का नाम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कैप डॉट कंपनी, ठीक। तो आपने यहाँ पर देखा है कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट, देन उसके बाद की क्या होती है, जैसे आपका कलर हो गया, प्राइस हो गया और कंपनी हो गई। ये आपकी तीनों क्या हैं, की हैं, जबकि रेड 500 XYZ ये क्या है, वैल्यू। तो मुझे आशा है कि आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, दैट इज़ नल। नल का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया और आप उसके अंदर प्रेजेंट टाइम में कोई वैल्यू असाइन करना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको जल्दी से यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक। कोई वेरिएबल आपने बनाया जिसका नाम क्या है, कैप। आप इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं और आपने यहाँ इसमें लिख दिया नल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो कैप एक वेरिएबल है उसके अंदर अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसमें बाद में कोई वैल्यू लिख सकता हूँ, कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर कैप की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ और मैं यहाँ से आपको कैप का टाइप दिखाऊँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लिख के आ चुका है नल और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों लिख के आ रहा है यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट कैप इक्वल नल, सॉरी टाइप ऑफ कैप, इसके साथ से सेव नहीं हो पाया है, Ctrl+S और इसको मैंने यहाँ से सेव किया। तो अब यहाँ देखिए लिखा आ चुका है नल और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों मैंने आपसे ये कहा कि जो इरेज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और नल होता है, इन तीनों का डेटा टाइप कैसा होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये बदले में ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा नल। अब क्वेश्चन ये आता है कि नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस क्या है। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, वैल्यू असाइन नहीं की है और आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अनडिफाइंड मिलता है। लेकिन नल का मतलब ये है कि आपने वेरिएबल तो क्रिएट किया है, आपने इस प्रेजेंट टाइम में कोई वैल्यू असाइन नहीं की है और आप बाद में उसमें कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो आप प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर नल असाइन कर सकते हैं और बाद में आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको नल और अनडिफाइंड समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दैट इज़ नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को टास्क करता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई बनाया फंक्शन, तो आप जानते हैं कि फंक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल एक कीवर्ड दैट इज़ फंक्शन इसका यूज़ करते हैं और हम लोग यहाँ पर फंक्शन नेम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल FN क्या है, एक फंक्शन का नाम है। तो जो आपने यहाँ पर देखा है, फंक्शन, ठीक। तो जो आपने यहाँ पर देखा है, ये जो फंक्शन है FN, जिसका नाम क्या है FN, ये इसकी बॉडी है। तो जो भी आप यहाँ पर कोड लिखेंगे, जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट FN प्रिंट कराऊँ FN और मैं यहाँ से टाइप ऑफ FN प्रिंट करूँ, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिख के आ चुका है फंक्शन FN आर्गूमेंट बॉडी, और यहाँ पर लिख के आ चुका है जिसका टाइप कैसा है, टाइप है फंक्शन। तो जो आपने यहाँ पर देखा फंक्शन, वो इसका डेटा टाइप था। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि आपको यहाँ से फंक्शन क्लियर ना हो रहा हो, क्योंकि फंक्शन एक सेपरेट चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये सोर्स कोड आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।